हेलो बच्चों, शैक्षणिक सत्र 21-22 में आपका स्वागत है। अपने ई लेक्चर के माध्यम से आज हम औरंगजेब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके द्वारा जो प्रारंभिक विद्रोह का किस तरह से दमन किया गया, साथ में उसकी जो उत्तर पश्चिमी जो नीति थी वो किस प्रकार की रही, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन और किस तरह से औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। तो मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दूहो नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के पिता शाहजहां थे और शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध जो उसके विद्रोह हो रहे थे उनमें असफल हुए थे। इसी कारण से प्रारंभ में दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के रूप में नूरजहां के पास रहना पड़ा। लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो इनको मुक्त कर दिया गया और इस तरह से जो औरंगजेब की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो काफी देर से आरंभ हुई। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की जो शिक्षा है 10 वर्ष की आयु में ही आरंभ हो पाई, लेकिन औरंगजेब के द्वारा शीघ्र ही कुरान हदीस जैसी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन पर विद्वतापूर्वक अधिकार कर लिया गया या ज्ञान प्राप्त उनके द्वारा कर लिया गया था। साथ में ही औरंगजेब अरबी और फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे और हिंदी भाषा के साथ ही सैनिक शिक्षा का भी ज्ञान औरंगजेब ने प्राप्त किया था। 1634 के अंत में औरंगजेब को 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसबदार नियुक्त किया गया और 1635 से 36 में पुनः ओरछा के जो शासक थे जुझार सिंह उनके द्वारा विद्रोह जब किया गया तो औरंगजेब को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, जिसमें औरंगजेब को सफलता प्राप्त हुई। 1636 से 1644 के बीच औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर बनाया गया। 1645 में गुजरात का गवर्नर बनाया गया और 1647 में औरंगजेब के द्वारा बल्ख और जो बदख्शा है उस पर आक्रमण करने के लिए उसे भेजा गया, जहां उसने सफलता प्राप्त की, लेकिन वह स्थायी उसको अपने अधिकार में नहीं रख सका। इस कारण सम्राट ने औरंगजेब को वापस बुला लिया और अब उसको मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जहां पर वह 1648 से 1652 तक कार्य करता रहा और इसी बीच 1649 में और 1650 में उसको कंधार को पुनः विजय करने के लिए भेजा गया, परंतु वहां उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1652 में औरंगजेब को पुनः दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा गया, जहां वह 1658 तक रहा और दक्षिण में जो बीजापुर और जो गोलकुंडा के खिलाफ उसने जिस तरह से शानदार विजय प्राप्त की थी, इससे शाहजहां बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन इसी बीच शाहजहां बीमार पड़ गया और एक तरह से मुगल जो राजगद्दी है उस पर अधिकार करने के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष आरंभ हो गया। लेकिन अंत में औरंगजेब को अपने पिता शाहजहां को कैद करना पड़ा और अपने भाइयों को अपने रास्ते से हटाकर उसके द्वारा 21 जुलाई 1658 को उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने दारा को हराया और अपने पिता और मुराद को कैद करने के बाद उसके द्वारा बहुत ही शीघ्रता से 21 जुलाई 1658 को अपना पहला जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में कराया गया। लेकिन अभी सूजा के खिलाफ उसको संघर्ष उसका बचा हुआ था और उसने सूजा को खजवा और दारा को देवराई के युद्ध में हराने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में एक शानदार जुलूस के द्वारा प्रवेश किया और 5 जून 1659 को शाहजहां के भव्य महल में बहुत ही ठाट बाट के साथ उसने मयूर सिंहासन पर आसन ग्रहण कर दोबारा अपना राज्याभिषेक जो संस्कार है उसको उसके द्वारा संस्कार को संपन्न करवाया गया।
अब हम बात करते हैं कि उत्तराधिकारी संघर्ष के पश्चात किस तरह से औरंगजेब के द्वारा देश में शांति और व्यवस्था स्थापित की गई, क्योंकि ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष चला इसमें देश में अशांति फैल गई थी और काफी अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। तो औरंगजेब के द्वारा प्रारंभिक कार्य करते हुए उसने सबसे पहले अपने जो गवर्नर्स थे और जो अन्य उच्च अधिकारी थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे कि देश में शांति और व्यवस्था स्थापित हो सके। इसके बाद उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे अनुचित करों को समाप्त कर दिया गया, जिसमें कि राहदारी कर, पानडारी कर मुख्य थे। इसके अलावा स्थानीय वस्तुओं के प्रयोग पर चुंगी और जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारों पर जो लाइसेंस कर था, साथ में ही अफसरों द्वारा भेंट और शुल्क की वसूली करना, राज्य के लिए वसूल किया जाने वाला शुल्क और कमीशन आदि जो अववाब कहलाते थे उनको उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा उसने हिंदुओं से वसूल किए जाने वाले कर, जैसे कि गंगा नदी में मृत हिंदुओं के फूल विसर्जित करने पर जो टैक्स लिया जाता था, साथ में जो हिंदू घराने में बालक का जन्म होने पर जो कर लिया जाता था उसको भी उसके द्वारा हटा दिया गया। यद्यपि इससे राज्य की आय में कमी आई, लेकिन इससे जनसाधारण को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते औरंगजेब ने राज्य में ऐसे कानून बनाए जो जिससे कि जो मुस्लिम हैं वो कुरान के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, साथ में ही फारस से जो नववर्ष दिवस या नौरोज का जो उत्सव मनाया जाता था उसको अपने राजमहल में या अपने राज्य में मनाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसने अपने साम्राज्य में भांग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ में ही उसने अपने बड़े बड़े शहरों में मुहत्सिब नाम का अफसर नियुक्त किया, जो जनता को कुरान के नियमों पर चलने के लिए बाध्य करता था या आदेश देता था। इसके अलावा उसने मद्यपान, जुआ खेलना और वेश्यागमन पर भी रोक लगा दी। साथ में ही उसने धर्म विरोधी बात करने और जो इस्लाम की निंदा करने वाले होते थे उनको उसने दंड देना भी उसने मुहत्सिबों का ही काम निर्धारित कर दिया कि ये जो अधिकारी है वो इस तरह के कार्य करेंगे। उत्तराधिकारी संघर्ष के पश्चात औरंगजेब के द्वारा आसाम व कूच बिहार के विरुद्ध अभियान भेजा गया और इस कार्य के लिए उसने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और उसको इन प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए आदेश दिए गए। 1661 में मीर जुमला ने कूच बिहार के जो शासक थे प्रेम नारायण, उसको हराकर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने आसाम की ओर कदम बढ़ाते हुए 13 मार्च 1662 को आसाम की जो अहोम सेना है उसको पराजित कर उसकी राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया और इस तरह से मुगल साम्राज्य में आसाम को मिला लिया गया। यद्यपि इन आसाम और कूच बिहार पर अधिकार करने के लिए मुगल सेना को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसी युद्ध में या इसी दौरान मीर जुमला की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आसाम को जीतने का जो श्रेय है वो मीर जुमला को ही दिया जाता है। उसने जिस प्रकार से आसाम में अपने सैनिकों के साथ भूखे रहकर और बीमारी को बर्दाश्त करके इस विजय को कारगर बनाया, उससे उसके चरित्र की महानता सिद्ध होती है। मीर जुमला के बाद शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया और उसने भी अराकान के राजा को पराजित किया और 4 साल तक आसाम मुगलों के अधिकार में रहा, परंतु अहोम राजा चक्रध्वज ने पुनः आसाम पर अधिकार कर लिया और उसने गुवाहाटी को भी जीत लिया। 1679 में मुगलों ने गुवाहाटी पर पुनः विजय प्राप्त कर ली, परंतु 2 वर्ष के बाद उसे फिर गुवाहाटी को खोना पड़ा। इस प्रकार कामरूप मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बन सका, परंतु लंबे संघर्ष के बाद कूच बिहार के शासक ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब हम औरंगजेब की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं।
भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उस पर रहने वाली जो जातियां हैं सदैव ही विद्रोह करती रही हैं और अकबर को भी अनेक बार सेनाएं भेजकर इन विद्रोह का दमन करना पड़ा था। 1667 में यूसुफ जईयों के सरदार भागू ने कटक के पास सिंधु नदी को पार किया और मुगलों के जो हजारा जिला है उस पर धावा बोल दिया। यूसुफ जईयों की दूसरी शाखा ने पेशावर के शाही इलाकों पर और कटक जिले में लूटमार करना आरंभ कर दिया था और हारून के पास सिंधु नदी के घाट पर उनके द्वारा अधिकार करने की चेष्टा की गई। इन परिस्थितियों में औरंगजेब ने शाही इलाकों की रक्षा का प्रबंध किया और उसके द्वारा आक्रमणकारियों के प्रदेशों पर तीनों तरफ से आक्रमण करने का आदेश दिया गया और अप्रैल 1667 में अटक के जो फौजदार थे कामिल खां उनके द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण किया गया और उन्हें सिंधु नदी तक भगा दिया गया। एक अन्य जो सेना नायक थे शमशेर खां, उनके द्वारा भी यूसुफ जईयों के प्रदेश पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति को नष्ट किया गया। बाद में शमशेर खान के स्थान पर मोहम्मद आमीन खान ने शाही सेना के प्रधान का पद संभालकर यूसुफ जईयों के इस को कठोरता से उनका दमन किया और इससे क्या हुआ कि कुछ वर्षों तक इस क्षेत्र में शांति बनी रही। लेकिन 1672 में इस पश्चिमोत्तर इलाके में शांति रहने के बाद इसी वर्ष जो अफरीदी नेता थे सरदार अकमल खां, उनके द्वारा विद्रोह किया गया। उसने अपने आप को शाह घोषित किया और सारे जो पठान हैं उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। 1672 में अफगानिस्तान के सूबेदार मोहम्मद आमीन खान पेशावर से काबुल रवाना हुए तो रास्ते में विद्रोहियों ने मुगल सेना पर हमला कर दिया और उनको बुरी तरह से हरा दिया। इस असाधारण विजय से अफरीदी नेता की ख्याति फैल गई और जिसकी जो इस विद्रोह के कारण सीमांत प्रदेश में एक तरह से एक जातीय जो आंदोलन है वो आरंभ हो गया। इन परिस्थितियों में सम्राट औरंगजेब के द्वारा विद्रोही पठानों का दमन करने के लिए महावत खां को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया और एक बहुत बड़ी फौज बहुत सी सामग्री के साथ तोपखाने के साथ सुजायत खां के नेतृत्व में भेजी गई। साथ में ही महाराजा जसवंत सिंह को उसकी मदद करने का आदेश दिया गया, लेकिन सुजायत खां ने जसवंत सिंह की सलाह नहीं मानी और कड़ापा की जो घाटी है उसकी ओर वह चल पड़ा, जहां अरमानों ने चारों ओर से उस पर हमला कर दिया, जिसमें कि सुजायत खां काफी सेना के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इन परिस्थितियों में औरंगजेब को स्वयं आना पड़ा और 1674 में औरंगजेब ने रावलपिंडी और पेशावर के बीच जो हसन अब्दाल नाम के स्थान पर वह पहुंचा और वहां उसने युद्ध सामग्री से सुसज्जित जो सेना है उसके जत्थे शत्रुओं के प्रदेशों पे भेजे। कूटनीति के द्वारा और बल प्रयोग का इस समय प्रयोग किया गया और मुगल सेना के द्वारा बहुत सारे जो यूसुफजई जातियों के जो प्रदेश हैं उनमें यूसुफजइयों को पराजित किया गया, उनके गांवों को नष्ट करके उनको हरा दिया गया। 1675 के अंत तक वहां काफी स्थिति सुधर गई और अब बाद में बादशाह पुनः दिल्ली लौट आया और बादशाह ने इस विद्रोह को दबाने में अमीर खान की विशेष सेवाओं से प्रभावित होकर उसको काबुल का सूबेदार बना दिया और अमीर खान ने इस समय कूटनीति से काम लिया और वह अफगानों से मैत्री संबंध स्थापित करके उनकी सहायता से आने जाने का जो रास्ता खुला रखने में सफल हुआ और इसके साथ ही जो सीमांत सरदारों को धन की सहायता देकर अमीर खान उनमें फूट के बीज बोने में सफल हो गया, जिससे कि अफगानों की एकता भंग हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप अकमल खां की मृत्यु के बाद अफरीदियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके द्वारा औरंगजेब के साथ संधि कर ली गई। तो इस तरह से औरंगजेब के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से औरंगजेब को पश्चिमोत्तर सीमांत नीति में सफलता अवश्य मिल गई थी, लेकिन इसके लिए औरंगजेब को बहुत अधिक जन और धन की हानि उठानी पड़ी।
इसके अलावा औरंगजेब कुछ वर्षों तक राजपूतों के साथ उसका जो संघर्ष हुआ था उसमें ना तो सीमांत प्रदेशों से अफगान सैनिक प्राप्त कर सका और ना ही मराठों की ओर भी वह पूरा ध्यान दे सका। और इसी नीति के कारण दक्षिण में शिवाजी को अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर मिल गया। और चूंकि वह इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था तो शिवाजी ने अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लिया था। दिसंबर 1676 के बाद केवल 15 महीनों के समय में ही शिवाजी ने कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर ली और वहां से मैसूर और बीजापुर होता हुआ वह वापस रायगढ़ लौट आया। और शिवाजी का ये जो समय था वो बहुत ही सफलता का काल माना जाता है। और इसमें औरंगजेब अगर सफल नहीं हो पा रहा तो इसका मुख्य जो कारण था उसकी पश्चिमोत्तर सीमांत नीति को ही हम मान सकते हैं।